Hello students, welcome to Success Mantra. I am Siddhi and I am back again with another important question series for Indian polity. As I promised, till your examination, we'll be continuously running these series where we'll be giving you few questions on daily basis जो आपके exam point of view से बहुत important है. आइए स्टार्ट करते हैं आज के रैपिड क्वेश्चंस के साथ जो इंडियन पॉलिटी के सेक्शन के लिए बिल्कुल फायर क्वेश्चंस हैं. So, today we'll be dealing with the topic of making of Indian Constitution, right? So the first question over here is, the Constitution of India was drafted in which language? This is really very important question. So काफ़ी सारे students जो है ना वो यहाँ पर आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, बिकॉज सब स्टूडेंट्स को हमने ये बताया ज़रूर है, पढ़ाया भी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर डी ऑप्शन मार्क करते हैं, बट डी इज़ द रॉन्ग आंसर. करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज ऑप्शन बी, क्योंकि आपसे पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड इन, ड्राफ्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज में ही हुई थी, देयर आफ्टर डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो गया था, ठीक है, बट ड्राफ्टिंग ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंग्लिश लैंग्वेज में ही हुई थी. नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो who is called the first speaker of Constituent Assembly? A very tricky question and I know many of you are confused with it, but the correct answer to this question is G.V. Mavalankar. G.V. Mavalankar was the one who started the speech for the first time in Indian Constituent Assembly, right? So he was known as the first speaker of our Constituent Assembly. Now, moving ahead towards the next question. Who among the following was not a member of Constituent Assembly? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. अब मुझे लगता है यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस सेशन में ही आपको बताया था दैट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, राइट? और वैसे भी वो आर्किटेक्ट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है. तो ये ऑप्शन यही स्ट्राइक हो जाएगा. जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, इन तीनों में कंफ्यूजन जरूर रह सकती है, राइट? बट नीड नॉट टू वरी, लेट मी क्लियर योर कंफ्यूजन. सुभाष चंद्र बोस वाज द वन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. He was a freedom fighter. He was included there in the freedom struggle, but he was not playing any role in the Constituent Assembly. So he was not a member of Constituent Assembly. Now, moving ahead. Who was the first law minister of India? अब लॉ मिनिस्टर की हम लोग बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम बात शुरू वहीं से करेंगे जिनके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो बेस सेटअप हुआ कि हम अपनी कंट्री के लिए लॉज बना सकते हैं, और वो बेस सेटअप हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट से. सो हु ड्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द वन हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. Now, which of the following is not a feature of Indian Constitution? Now this is here to confuse you all. Federal structure, parliamentary system, unitary system, sovereign state. इसमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है? चलिए अब डिटेल में बात करते हैं. फेडरल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है? लास्ट सेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था, और ये चीज़ें आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी में कवर भी करी है कि फेडरल तो है हमारा स्ट्रक्चर, क्योंकि पार्ट्स तो यहाँ पर डिवाइडेड है, हमने तो लेवल वाइज प्रॉपर डिवीजन किया हुआ है. सो इट मीन्स ये तो हमारा फीचर है. पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो गवर्नेंस सिस्टम ही पार्लियामेंट्री सिस्टम है. सो वी आर फॉलोइंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम, इट मीन्स ये भी हमारा फीचर है. यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट को मेन प्रायोरिटी देना. हम वो प्रायोरिटी भी देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हम इम्पोर्टेंट तरीके से ट्रीट करते ही हैं. सोवरेन स्टेट, तो हमारे प्रीएम्बल में लिखा है कि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री. तो फिर इनमें से ऐसा कौन सा फीचर बच गया जो इंडिया का फीचर नहीं है? यूनिटरी है हमारे पास. वी आर नॉट सेइंग कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी यूनिटरी पार्ट नहीं है. इट इज देयर, बट हम उसे यूनिटरी सिस्टम नहीं कह सकते हैं, ठीक है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए आप हमेशा एक टर्म पढ़ेंगे जिसमें बोला जाता है फेडरल विद यूनिटरी बायस.
तो इसका स्ट्रेट अवे मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में फेडरलिज्म चलता है, डिवीजन ऑफ पावर्स चलता है, बट उसके साथ में ना वी आर लिटिल बायस्ड, वी आर लिटिल टिल्टेड टूवर्ड्स व्हाट, टूवर्ड्स यूनिटरी सिस्टम। मतलब हमारे पास सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट में 3 टायर्स में डिवीजन जरूर है, वहां पे हम फेडरल हैं, बट देन वी आर फॉलोइंग अ लिटिल टिल्ट, एक लिटिल झुकाव है हमारा, एक थोड़ा सा झुकाव है हमारा, थोड़ा फेवरेटिज्म है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के। सो मीन्स इफ टुमारो देयर इज अ फाइट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट विल प्रिवेल। सो दिस इज वाई हम लोग फेडरल जरूर हैं बट यूनिटरी के साथ थोड़े से बायस्ड है। बट हमारा सिस्टम होल सोल यूनिटरी सिस्टम नहीं है, कंप्लीट तरीके से यूनिटरी सिस्टम हमारा नहीं है। दिस इज वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यूनिटरी सिस्टम इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ मूविंग अहेड, Who was the temporary president of Constituent Assembly? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट सेशन में हमने डील किया था दैट हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रेसिडेंट तो राजेंद्र प्रसाद थे, बट अब ये कैसे क्लियर होगा दैट हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट, थोड़े समय के लिए प्रेसिडेंट कौन थे? तो जब वो परमानेंट बने थे तो थोड़े समय के लिए भी वही रहे होंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का गैस होता है जो एक रॉन्ग गैस होता है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was the temporary president of Indian Constituent Assembly. Now, moving ahead, the members, the number of members in the Constituent Assembly was, Constituent Assembly में कितने members थे? लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था कि हमारी Constituent Assembly में there were more than 300 members. तो इसका मतलब यहाँ पे एक क्लियर कट आंसर आपके सामने है that the correct answer is 389. Yes, 389 थे, लेटर ऑन इट वॉज इंक्रीज टू, वो 395 बन गया था नंबर। बट उसके बाद जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री जो है वो 2 डोमिनियंस में बट गई थी, बिकॉज इट वॉज डिवाइडेड इन हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। तो फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ना, ये भी बट गए थे, एंड देन देयर आफ्टर दे वर रिड्यूस्ड, क्योंकि जितने मेंबर्स पाकिस्तान की साइड जाना चाहते थे दे वेंट ओवर देयर। तो यहाँ पर इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बची थी उसमें कम मेंबर्स रह गए थे, राइट। नाउ moving ahead, the first meeting of the Constituent Assembly was held on, so this was your homework, but I thought to make your task a little easy with the dealing of this question in the next session. That is why I have brought this question over here. So now the correct answer over here is 9th December 1946, 15th August 1947, 26th January 1950 और 15th August 1948। अगर ये ऑप्शंस, वैसे तो ये ऑप्शंस आपके पास नहीं आने चाहिए बिकॉज ये बहुत ईजी ऑप्शंस हैं, बट अगर ये ऑप्शंस आपके पास आते हैं तो आपको इन्हें कैसे स्ट्राइक आउट करना है? भाई 15th अगस्त 1947 को तो हमें पता है हमारे को इंडिपेंडेंस मिली थी, देश का पार्टीशन हुआ था, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अलग दिन स्टार्ट हुई थी। इस दिन तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एटलीस्ट हमारी मीटिंग के साथ स्टार्ट नहीं हुई थी। 26 जनवरी 1950 को तो कॉन्स्टिट्यूशन ही इफेक्ट में आ गया था, तो ये डेट तो बिल्कुल ही बेसलेस है यहाँ पर। 15th अगस्त 1948 तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट डेट ही नहीं है, ठीक है। सो इट मीन्स 9th दिसंबर 1946, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कब थी? 1946 में, राइट। सो 1946 में बनी थी और 9th दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, राइट। नाउ मूविंग अहेड, the idea of constituent assembly was first proposed by, constituent assembly का आइडिया सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? ठीक है, सो यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर है मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज द वन जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया हमारे सामने ला करके रखा था। अब मैं आप लोगों को यहीं पर एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ कि आपको ये आंसर तो मिल गया दैट आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया प्रपोज किया किसने था। बट अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है व्हेन। आई मीन दिस इज माई क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू विच यू हैव टू आंसर हेयर इन द कॉमेंट सेक्शन। आपको आंसर देना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया फर्स्ट टाइम कब प्रपोज किया गया था। तो मोतीलाल नेहरू ने ये आइडिया कब प्रपोज किया था, राइट ये आपको ध्यान रखना है और इसको आपको कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट से आंसर करना है। नाउ मूविंग अहेड, who among the following was not a part of the cabinet mission of 1946? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं था? वी आर टॉकिंग अबाउट द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946, सो मेक श्योर ये तब की बात है जब चीजें स्टार्ट हो ही रही थी, राइट।
Lord Pethick Lawrence, Sir Stafford Cripps, A.V. Alexander, Jawaharlal Nehru. Right answer out of all this is Pandit Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru, out of all these, he was not a part of cabinet mission of 1946. ठीक है, he was not included in that. Now, moving ahead, the original constitution of India consisted of how many articles? Originally हमारे constitution में कितने articles थे? So the correct number over there is 395. अगर presently पूछा जाए कि presently कितने articles हैं, so it is 448. 395 articles थे, 22 parts थे and 8 schedules. ठीक है, अब ये आर्टिकल्स 395 से 448 हो चुके हैं आज की डेट में, पार्ट्स 25 हो चुके हैं और स्केड्यूल्स 12 हो चुके हैं, राइट? चलिए, मूविंग अहेड. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? नाउ अगेन, इनमें से कौन वाइस प्रेसिडेंट था? अब तक हम सिर्फ प्रेसिडेंट का डिस्कशन कर रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन था? सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट ही थे. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल में से हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट चॉइस रह जाती है, एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस आउट ऑफ ऑल दीज इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. ही वाज आल्सो नोन एज डेप्यूटी चेयरमैन. सो वाइस प्रेसिडेंट भी आप बोल सकते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन भी बोल सकते हैं. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, मूविंग अहेड, the constitution of India provides for the establishment of what? Now yes, this is something which is a tricky question, I would rather say. यहाँ पर बच्चे फंसते हैं. सिंगल जुडिशरी, फेडरल जुडिशरी, डुअल जुडिशरी, सेंट्रल जुडिशरी. यहाँ पर स्टूडेंट्स का मोस्टली आंसर पता है क्या रहेगा? उन्हें पता है डुअल जुडिशरी तो गलत है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है. सिंगल, फेडरल और सेंट्रल में फंसते हैं, क्योंकि सेंट्रल से मतलब समझते हैं कि एक हेड में चलती है जुडिशरी, राइट? सेंटर के पास पावर रहती है. फेडरल मतलब पावर डिवाइडेड होती है, तो जुडिशरी में भी तो पावर्स डिवाइडेड है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं. एंड सिंगल जुडिशरी मतलब जुडिशरी एक ही होती है, तो इसका मतलब शायद एक ही कोर्ट होता है. अब यहीं पे स्टूडेंट्स फंसते हैं, एंड दैट इज हाउ दे मार्क द रॉन्ग आंसर. सो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर आउट हियर इज सिंगल जुडिशरी. यहाँ पर द टर्म सिंगल इज सिग्निफाइंग इंटीग्रेटेड, ठीक है. इंटीग्रेटेड से मतलब क्या है कि हमारी जो जुडिशरी है ना, वो जुड़ी हुई है. हमारे पास एक इस तरीके से पिरामिड स्ट्रक्चर में हायरार्की है हमारे जुडिशियल सिस्टम की, जिसमें सबसे टॉप पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, विच इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री. इसके बाद हमारे पास डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं. हाई कोर्ट से ये क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर? तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि हमारे पास कितने हाई कोर्ट्स हैं आज की डेट में, करंटली इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए. और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है. सो इससे स्ट्रेट अवे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जुडिशरी सिंगल है, मतलब ये इस तरीके के पिरामिड स्ट्रक्चर में डिवाइड होने के बाद भी इट इज़ वन, बिकॉज इट इज़ इंटीग्रेटेड, जुड़ी हुई है. चीज़ें यहाँ सॉल्व नहीं होंगी तो यहाँ जाएंगी, यहाँ सॉल्व नहीं होंगी तो यहाँ जाएंगी, ठीक है. सो दिस इज वाई द करेक्ट नेम ओवर हियर इज सिंगल जुडिशरी. इसमें से किसी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगल जुडिशरी इज द राइट आंसर ओवर हियर. नाउ moving ahead, the constitution of India recognizes how many languages in the 8th schedule. तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. इट मीन्स 8th schedule में लैंग्वेजेस को हमने प्रॉपरली रिकॉग्निशन दी है, और टोटल लैंग्वेजेस कितनी है जिन्हें हमने रिकॉग्निशन दी है? सो वी आर हैविंग 22 लैंग्वेजेस जिन्हें हमने 8th schedule में रिकॉग्निशन दिया है, राइट? नाउ मूविंग अहेड, so the last question for the day is, who was the first person to sign the Constitution of India? Now this is something which is actually easy, और इसे हम लोग बहुत easily guess भी कर सकते हैं, because Dr. Rajendra Prasad was the president, right? So Dr. Rajendra Prasad would have been the first one to sign, and this is the reality. Dr. Rajendra Prasad ने ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपने सिग्नेचर्स किए थे, ठीक है. तो अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है, जिसका आंसर आप लोगों को फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि अगर हम लोग बात सिग्नेचर्स की कर रहे हैं, तो ये सिग्नेचर्स किस दिन किए गए थे? व्हाट वाज दैट हिस्टोरिकल डेट, जिस हिस्टोरिकल डेट पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे सभी मेंबर्स ने सिग्नेचर्स किए थे? और अगर सिग्नेचर्स किए थे तो कितने मेंबर्स ने सिग्नेचर्स किए थे? क्या सिग्नेचर्स करने के टाइम पर हमारे पास सारे के सारे मेंबर्स मौजूद थे? और अगर नहीं तो कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे? I want the answers to these questions in the comment section very soon by all of you to make these series more interactive, right? So I hope you are getting benefited by it, and don't worry, we'll be assisting you in each and every step of your preparation rigorously like this only. Thank you for watching. Till then, stay tuned to us.